अनुरोध करता हूँ एक बार आज के हमारे अतिथि को भी परिचय करें और आज का विषय के बारे में एक बार क्यों इसको रखा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, एक बार प्रस्तावित करेंगे। इसके बाद तुरंत डॉक्टर बजरंग लाल जी का भाषण शुरू होगा। विदेश उपाध्याय जी। हाँ, तो सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनी को क्या शुरू करें? मैंने एक लाइव शुरुआत कर रहा था, 1 मिनट, एक आधा मिनट के लिए रुकना है। लाइव शुरू कर रहे एक का नाम इसमें भी आ जाएगा। शुरुआत में एक जस्ट एक वो डाउनलोड जूम डाउनलोड हो रहा है, 1 मिनट रुकना है बस, नहीं। बजरंग लाल जी लेफ्ट हो गए गलती से, देखिए। नहीं बजरंग लाल है ना, अच्छा जी जी जी, अभी लेफ्ट का दिखाई दिया था। पहले से ज्यादा अच्छा लाइट हो गया, अभी विजिबिलिटी क्लियर हो गया। अच्छा, मैं उपस्थित हूँ, लेट नहीं हुआ हूँ। जी जी जी, बाकी सब लोगों को अनम्यूट कर देंगे। विजय जी शुरू करिए। जी। तो सभी बंधु भगिनी को सादर नमस्कार। मान्यवर अध्यक्ष जी, आज अपने इस विषय पर जिनका मार्गदर्शन मिलेगा, ऐसे हम सभी के सुपरिचित, किंतु कार्यक्रम की एक औपचारिकता है इस नाते से डॉक्टर बजरंग लाल जी का भारतीय मजदूर संघ के इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर बजरंग लाल जी संघ के जो खास करके कार्यकर्ता हैं, वो सब वर्षों से परिचित हैं कि जो राजनीतिक चिंतन है केवल हमारी संघ सृष्टि में नहीं, तो संघ सृष्टि के बाहर भी ऐसे जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है, ये जो भारत का पुरातन आर्थिक इतिहास है, इसके संदर्भ में एक अच्छी मीमांसा पूर्ण जानकारी जी राजस्थान विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया था, और में हरियाणा से इनकी पीएचडी हुई, और 2005 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक श्रद्धानंद कॉलेज से वहाँ अर्थशास्त्र विभाग के रीडर इस नाते से वहां से सेवानिवृत्त हुए। संघ में हम सभी के विभिन्न ऐसे दायित्वों पर रहते हुए अभी क्षेत्रीय संघ चालक के नाते हम सभी का मार्गदर्शन इनको मिलता रहता है। अनेक बार अपने कार्यक्रमों में अनेक विषयों पर आपका मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ है। तो आज जिस विषय पर डॉक्टर साहब को हम सभी ने निवेदन किया था कि इन दिनों पिछले काफी अरसे से विकास, ग्रोथ, इसको लेकर बड़ी चर्चा चलती है देश में, और कई बार इसको लेकर के बहुत सारे कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आते हैं, अलग अलग लोगों के विचार आ रहे हैं। विकास आने क्या उसका मतलब, और हम सभी लोग जिस चिंतन की पैरवी करते हैं, दत्तोपंत जी से जो एक विरासत में चिंतन हम सभी को मिला, पहले दिन से कहते रहे कि एक डिफरेंट पैराडाइम आना चाहिए, एक अलग प्रकार की अवधारणा के साथ ही देश का विकास और सर्वांगीण विकास, इसके नाते कुछ देश का भला हो सकता है, जो सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति है उसका हो सकता है। ऐसे सब विषयों पर हम लोग लगातार अभ्यास करते रहे, जानने समझने का प्रयास करते रहे, और अभी इन दिनों देश में कोरोना के कारण हठात एक डिफरेंट पैराडाइम की ओर आग्रह बढ़ गया। कुछ लोग सोचते रहे थे, कुछ परिस्थिति ने ऐसी हालात पैदा कर दिए कि सब लोगों को लग रहा है कि कुछ अलग प्रकार का सोचा जाना चाहिए, और एक नए प्रकार के विकास की फिलॉसफीज दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ बता रहे हैं। ऐसे समय में हम सब लोग भी एक मास ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता हैं, अपना भी वर्षों से इस बारे में एक चिंतन, मनन, अध्ययन है। तो ये वास्तव चिंतन या जो दीनदयाल जी इस विकास की अवधारणा को लेकर चर्चा करते थे, वो क्या है। हम सभी लोग जब विषयों का चयन कर रहे थे, तो ये बड़ा प्रासंगिक विषय लगा कि समय के विषय पर, तो इस विषय पर चर्चा तो उसके सक्षम अधिकारी कौन होंगे जो हमको योग्य रीति से मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो बहुत सारे नामों पर विचार करते करते हम सभी को लगा कि
डॉक्टर बजरंग लाल जी सर्वथा उपयुक्त अधिकारी हैं जो इस विषय पर हम सभी को अच्छा तत्व ज्ञान के साथ हमारा मार्गदर्शन कर सकेंगे। हम उसे अपने टर्म में कहते रहे कि डिकोडिंग टू दत्तोपंत जी। मैं जब डॉक्टर साहब से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा भाई दत्तोपंत जी का आयाम इतना बड़ा है, उनको डिकोड करने के लिए लगा जाए तो शायद हफ्तों लग जाएंगे। उनके एक एक आयाम का डायमेंशन इतना बड़ा है, तो किस विषय पर आप सब लोग सोचते हैं? तो हम सब ने चर्चा करके कहा कि जो विकास और उसको लेकर के सारी चर्चा चलती है वास्तव में क्या और कैसा। तो इस नाते से उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और हम सभी को बड़ी प्रसन्नता है कि जो विषय है उस विषय के योग्य ऐसे मार्गदर्शक के नाते डॉक्टर साहब हमको उपलब्ध हुए हैं। विषय आज के लिए बहुत प्रासंगिक है, इसलिए हमारे सभी कार्यकर्ता इसका उसी हिसाब से मनन चिंतन और श्रवण करेंगे। डॉक्टर साहब की जानकारी के लिए हम लाइव फेसबुक से और यूट्यूब से भी कनेक्ट हैं, तो लगभग बड़ा ऑडियंस कनेक्टेड है। कुल मिलाकर के पिछले हफ्ते भर में जो हमारा रहा तो लगभग 15-16 हजार ऐसा ऑडियंस हमारे फेसबुक और इसके साथ कनेक्ट है। यानी जो पहली लाइन का हमारा जिज्ञासु कार्यकर्ता है, एक्टिविस्ट है बीएमएस का, वो सभी के सभी लोग आज सारे देश में कनेक्ट हैं। आपके विचार से हम सभी को बहुत लाभ प्राप्त होगा। इस निवेदन के साथ मैं डॉक्टर साहब को निवेदन करता हूं, वो अपना विषय रखें, हमारा सभी का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर बजरंग लाल। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ के मान्यवर अध्यक्ष महोदय और सभी आदरणीय पदाधिकारीगण और देश भर में इस कार्यकर्ता को देख रहे सुन रहे ऐसे भारतीय मजदूर संघ एवं अन्य क्षेत्र के सभी श्रोता वृंद को मैं नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। श्रद्धेय दत्तोपंत जी की पावन स्मृति को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी तो विचार का ही नाम था और भारतीय मजदूर संघ ने उनके शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में इस 7 दिवसीय व्याख्यान माला के माध्यम से ये जो चर्चा यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, विचार यज्ञ, उसको कुछ भी कहा जा सकता है, ये प्रारंभ किया है और आज 6ठा व्याख्यान है। मैं भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों की इस विजन के लिए उनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मेरे उत्साहवर्धन के लिए ब्रजेश जी ने कहा कि मैं इस विषय का जानकार हूं। वस्तुतः मैं इस विषय का जानकार नहीं, अध्येता हूं। दत्तोपंत जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनको थोड़ा बहुत अध्ययन करने का प्रयत्न किया है। तो दत्तोपंत जी इस विकास की संकल्पना को कैसा देखते थे, कैसा समझते और समझाते थे, उसको बहुत कुछ ठेंगड़ी जी के शब्दों में और कुछ ठेंगड़ी जी से जो कुछ प्राप्त हुआ उसी का अवगाहन करते हुए मैं कुल मिलाकर इस विषय को रखना चाहूंगा। ठेंगड़ी जी बार बार कहते थे, हम सब तो पुराने कार्यकर्ता अनेकों बार उनको सुना होगा, इस पश्चिमी पैराडाइम से हमको बाहर आना है। पश्चिमी पैराडाइम से बाहर आकर के ही हम सही माने में भारतीय चिंतन को प्रारंभ कर सकते हैं। और ठेंगड़ी जी इस पश्चिमीकरण और पश्चिमी प्रतिमान के से बाहर आने के बाद 1 मिनट आया। प्रतिमान इसमें अनेक तरह के दोष हैं
जैसे ये खंडित है, एकांगी है, प्रतिक्रिया सेट कर रहे हैं, कंटिन्यू रहेगा, चिंता नहीं करिए। जी जी, नीचे गिरा होगा। वो पोजीशन चेंज कर रहे हैं। हाँ जी जी, जहां जहां अच्छा कनेक्शन है वहां ला रहे हैं। लोग है ना सब, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, मैंने सूचना भी दी थी डॉक्टर साहब। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आपके आपके आप सुरेंद्र जी, बजरंग लाल जी को अनम्यूट किया क्या है? नहीं किया है। नहीं किया है। नहीं, यहाँ से अनम्यूट नहीं किया है आपको, आपको म्यूट नहीं किया है। ये आईपॉड नहीं किया है। नहीं, 1 मिनट, उन्होंने बदल दिया। आईपॉड से अनम्यूट। सुरेंद्र जी किस किस नाम से है वो? नहीं, अभी देख लिया, आईपॉड करके उसमें है। सुरेंद्र जी, आपके म्यूट करना है। नहीं, वहां इस सेटिंग, उसका सेटिंग अलग है, इधर से नहीं हो रहा है, उन्हीं के पास वो करना है। आपके पास से ही होगा जी अनम्यूट, बजरंग जी। आस्क टू अनम्यूट ऐसे आ रहा है इधर। हेलो सर, आस्क टू अनम्यूट आ रहा है, सेटिंग आपका इसमें है, देर थोड़ा रुकना पड़ेगा। अब आवाज आई क्या मेरी? अब आ रहा है सर, अच्छा आ रहा है। ठीक, अच्छा आवाज आ रहा है। अब आईपैड ले लिया मैंने, इसलिए थोड़ा अच्छा किया जी, आईपैड लेने से। तो सदैव ठेंगड़ी जी ने कहा कि ये जो पश्चिमी प्रतिमान है, ये खंडित है, एकांगी है, प्रतिक्रियात्मक है, भौतिकतावादी है, भोगवादी है, जड़वादी है, और फिर ये ने कहा कि असंबद्ध है, अनरिलेटेड है, और फिर उन्होंने कहा कि असंगत है, इररिलेवेंट और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। उस समय पर ठेंगड़ी जी की इस बात को हमने उतनी मात्रा में नहीं समझा था, पर अब इस वर्तमान संदर्भ में ऐसा लग रहा है ठेंगड़ी जी तो महान दृष्टा थे। आने वाले समय के बारे में, आने वाले समय के बारे में बहुत पहले ही देख लिया था कि ये पश्चिमी ग्रोथ मॉडल किसी भी प्रकार से समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। हमारी त्रासदी ये है कि ये वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल बार बार फेल हुआ, फिर भी नए संस्करण के रूप में उपस्थित होता रहा और हम लोग नकल करते रहे, दुनिया के लोग नकल करते रहे। मैं 2-3 घटनाएं आपके सामने रखता हूं। 1929-32 ये जो 4 साल का कालखंड था, इसको दुनिया के आर्थिक इतिहास में ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। वो उनके कारण से आया, तो उनके कारण से सारी दुनिया में आर्थिक महामंदी फैल गई। तब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से केन्स आया। केन्स ने कहा कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स का ग्रोथ मॉडल का फेल्योर है, और उसने एक नई किताब दे दी, उसको कहा है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी। उन्होंने कहा मैं नया एक मॉडल देता हूं, और नया मॉडल उन्होंने दिया
मैक्रो इकोनॉमिक्स के आधार पर होलिस्टिकली चलना पड़ेगा। इस पर से उन्होंने कहा कि देखो ये मंदी इसलिए आ गई है, बाजार में मांग नहीं है, इसलिए खूब खर्च करो। सरकार को भी उन्होंने सलाह दी, सरकार को भी उन्होंने सलाह दी खूब खर्च करो, जितना रेवेन्यू है उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर करो। तो वो डेफिसिट फाइनेंसिंग आ गया और सरकार को कहा कि तुम जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उसका मल्टीपल इनकम बढ़ेगी, उसके कई गुना रोजगार बढ़ेगा, उससे ज्यादा तेज गति से ग्रोथ होगा, ऐसा उन्होंने कहा। उनकी सलाह को मान करके अमेरिका ने एक न्यू डील पॉलिसी लाया। उन देशों में कुछ मात्रा में हुआ उसका परिणाम। उसका कारण यह था कि वहां मांग नहीं थी, पर कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत था। प्लांट, मशीनरी, बड़े बड़े कारखाने खाली पड़े थे। जैसे मांग बढ़ी उनमें काम शुरू हो गया। पर दुर्भाग्य से हमने भी उसकी नकल कर ली, और इसलिए अगर हम 1950 के बाद के वर्षों में देखेंगे तो बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ पर भी डेफिसिट फाइनेंसिंग शुरू कर दिया। परिणाम क्या हुआ? हमारे यहाँ तो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त था नहीं, तो मांग बढ़ने पर उत्पादन और रोजगार तो बढ़ा नहीं, महंगाई बढ़ गई। तो भारत जैसे विकासशील देशों में उनका ग्रोथ मॉडल असफल हो गया। उसके बाद में ठेंगड़ी जी ने तो बहुत पहले घोषणा कर दी थी कि कानपुर के मजदूर सम्मेलन में ये रशियन इकोनॉमिक मॉडल ढहने वाला है। और फिर देखा दुनिया ने 1989 में रशियन इकोनॉमिक मॉडल और उसके साथ लगे हुए देश, उनकी तमाम इकोनॉमी खत्म हो गई। और फिर ठेंगड़े जी ने आगे कहा कैपिटलिस्टिक मॉडल भी लंबा नहीं चलने वाला। मैं इतिहास में लंबा नहीं जाना चाहता, पर 2008 देखा हमने। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसको ग्लोबल रिसेशन भी कहा गया। और शुरू कहां से हुआ? अमेरिका से हुआ। अमेरिका में एक ही दिन में 40 बड़े बैंक धराशायी हो गए। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम उनके यहाँ पर खड़ी हो गई। अमेरिकन लोगों ने कहा कि नहीं, ये थोड़ा बैंकों का गड़बड़ है। फिर लोगों ने सवाल किया, उन्होंने कहा नहीं, रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी हमारा थोड़ा ठीक काम नहीं कर रहा। फिर सवाल किया, तब उन्होंने स्वीकार करना शुरू किया, टू ए सर्टेन एक्सटेंट इट वाज ए फेल्योर ऑफ आवर ग्रोथ मॉडल आल्सो। हमारा विकास का मॉडल भी फेल गया, तो 2008 में फेल गया। फिर भी हम उन वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल को ढोते रहे, और अभी ये कोरोना के संकट ने तो ये पश्चिमी देशों के विकास के मॉडल को पूरी तौर से धराशायी कर दिया। उनको समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। इसलिए वास्तव में ठेंगड़ी जी ने और दुनिया के ठेंगड़ी जी जैसे अन्य विचारकों ने उस समय पर ये प्रारंभ कर दिया था, न कैपिटलिस्टिक मॉडल समस्याओं का समाधान कर सकता है, न कम्युनिस्टिक मॉडल समाप्त कर सकता है। एक किसी तीसरे विकल्प को तलाश करना पड़ेगा। और उस समय पर अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने कहना शुरू किया, इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने कहा, मैनेजमेंट गुरु पीटर ब्रेकर ने कहा, अर्थशास्त्री सैमुअलसन ने कहा, गुनार मेडल ने कहा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट धीरे धीरे इस विचार पर आ गए थे कि नए ढंग से सोचना पड़ेगा। और नए ढंग से सोचने पर स्वाभाविक रीति से दृष्टि कहाँ जाएगी? तो दृष्टि भारतीय विचार पर जाएगी। और इसलिए प्रसिद्ध इतिहासकार अर्नाल्ड टोइनबी ने उस समय पर कहा था, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूं, अर्नाल्ड टोइनबी को, आज हम विश्व इतिहास के संक्रमण काल में जी रहे, ट्रांजिशनल फेज है। अब ये स्पष्ट होता जा रहा है कि यदि मानव जाति को विनाश से बचाना है तो पश्चिमी प्रारंभ वाले इस पर्व का अंत भारतीय होना चाहिए। मानवीय इतिहास की अत्यधिक
भयावह बेला में भारतीय मार्ग ही मानव जाति की मुक्ति का एकमेव मार्ग है, उन्होंने स्वीकार किया। और इसलिए ठेंगड़े जी ने कहना प्रारंभ किया, हम अपने हिसाब से इसके बारे में सोचें, या थोड़ा सा ठहर कर हम अपने भारतीय स्वदेशी मॉडल, भारतीय संकल्पना के मॉडल की चर्चा हम कुछ समय के बाद करेंगे। पर जरा थोड़ा ये विचार कर ले, ठेंगड़ी जी जैसे व्यक्ति ये पश्चिमी मॉडल की आलोचना क्यों कर रहे थे, उसके पीछे उनकी दृष्टि क्या थी। बहुत बड़े अध्येता थे ठेंगड़ी जी ने। जब भारतीय मनीषा का अध्ययन किया था, ठेंगड़ी जी ने जहां भारतीय शास्त्रों को, भारतीय विद्वानों का गहरा अध्ययन किया था, ठेंगड़ी जी ने उसी प्रकार से पश्चिम के विद्वानों का, पश्चिम की संस्थाओं का भी गहरा अध्ययन किया था। और उस अध्ययन के आधार पर ये ठेंगड़ी जी इस परिणाम पर पहुंचे, जिस वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल की हम बात कर रहे हैं वो तो कहीं टिकता ही नहीं है। क्यों नहीं टिकता, तो मैं उसके बारे में संक्षेप में, ये वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल क्या है। अगर हम कैपिटलिस्टिक मॉडल और कम्युनिस्टिक मॉडल दोनों में एक ही बात को लेकर अंतर है, संसाधनों पर स्वामित्व किसका हो। कैपिटलिस्टिक मॉडल इंडिविजुअल ऑनरशिप, व्यक्ति का स्वामित्व मानता है, और साम्यवादी मॉडल, कम्युनिस्टिक मॉडल गवर्नमेंटाइजेशन पर, सरकार सब संसाधनों को अपना कब्जे में ले लेती है। इसको छोड़कर विकास की धारणा और संकल्पना लगभग समान है। हेरड डोमर से लेकर के और हमारे देश में पीसी मेलानोबिस का ग्रोथ मॉडल, उतने तक 50 ग्रोथ मॉडल दुनिया को दिया विचार बोले, थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ आज भी दे रहे हैं। पर कुछ कॉमन फीचर है इस पश्चिमी विकास मॉडल के। 4 बातें हैं। पहली बात, ये विकास को डिफाइन कैसा करता है। तो विकास का मतलब है एक देश में एक वर्ष में उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों को जोड़ दें तो इससे जीडीपी आती है। और जीडीपी में अगर हम जनसंख्या का भाग दे दें तो पर कैपिटा जीडीपी आती है। तो इन्होंने कहा किसी भी देश के विकास का अर्थ है प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी में वृद्धि होना। ठेंगड़ी जी के सवाल उठाया करते थे और ठेंगड़ी जी से समझ करके इस सवाल को उनके बाद में मैंने भी उठाना शुरू किया। वैसे तो ठेंगड़ी जी जब थे तब ठेंगड़ी जी, सुदर्शन जी, जोशी जी और अपने परिवार के सब प्रमुख लोगों की 3 दिन की जयपुर में विकास की हमारी संकल्पना क्या हो, इस विषय को लेकर के एक बैठक हुई थी। मुझे भी ठेंगड़ी जी ने कहा था तुम अपने इस विषय को रखो, भारतीय मॉडल क्या, मैंने रखा था, फिर ठेंगड़ी जी ने उसमें सुधार किया था। उन्होंने कहा कि ये जो पश्चिमी मॉडल ने जीडीपी के आधार पर विकास को मापना शुरू कर दिया, यही दोषपूर्ण है, क्योंकि जीडीपी की गणना ही दोषपूर्ण है। जीडीपी की गणना कैसे करते हैं, जैसा मैंने कहा कि एक देश में एक वर्ष में जितनी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हुआ उनके बाजार मूल्यों को जोड़ देते हैं। इसका अर्थ है जीडीपी में केवल वही वस्तुएं शामिल की जाएगी जो बाजार में बिकने के लिए जाती। पर हमारे जैसे देश में तो बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं का हम उत्पादन करते हैं पर बाजार में बिकने के लिए नहीं जाती। मैं 2-3 सरल उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपने अपने किचन गार्डन के पीछे, किचन गार्डन में कुछ थोड़ी सब्जियां उगा ली, टमाटर लगा ली, भिंडी लगा ली, तोरी लगा ली, हरी मिर्च लगा ली, धनिया लगा लिया, पुदीना लगा लिया, ऐसी कुछ सब्जियां आपने लगा ली। वहां पर सब्जियों को तोड़ा और सीधा रसोई में पका लिया और वो बाजार में बिकने के लिए तो नहीं गई, वर्तमान परिभाषा के हिसाब से जीडीपी में शामिल नहीं होती। हमारे अपने देश में किसान जब किसी भी वस्तु का उत्पादन करता है, गेहूं का करे, चावल का करे,
गुड़ का करे, खांडसारी का करे, फलों का करे, सब्जियों का करे। तो हमारे यहाँ की भारतीय परंपरा ये है, किसान पहले अपने उपभोग के लिए रख लेता है और गुड़, खांडसारी, फल वगैरह है तो अपने रिश्तेदारों और मित्रों को भी भेजता है। बचे हुए को बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं। उसको इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। तो बाजार में बिकने के लिए तो केवल वो गया, जीडीपी में केवल वो शामिल होगा, परंतु जिसका उसने उत्पादन भी किया और उपभोग कर लिया वो जीडीपी में शामिल नहीं हो रहा है। तो ठेंगड़ी जी ने समझा जीडीपी की गणना आधी अधूरी है और बहुत सारी नुकसान पहुंचाने वाली चीजों का हम और जीडीपी में शामिल करते हैं। और इसलिए ठेंगड़ी जी ने कहा इस जीडीपी को भी बदलने की जरूरत है। उसके लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया था शुभ जीडीपी, बिनाइन जीडीपी। बिनाइन जीडीपी को उन्होंने समझाया कि देश को, समाज को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को इस शुभ जीडीपी में शामिल नहीं करना होगा। जैसे मादक पदार्थ है, शराब है, लॉटरी है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए किए जाने वाले काम है, ये तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये देश की प्रगति कैसे कर रहे हैं? तो पहली बात ठेंगड़ी जी ने कहा इस जीडीपी आधारित परिभाषा को बदलना पड़ेगा। दूसरी बात, कुल मिलाकर ये वेस्टर्न ग्रोथ मॉडल अपना उद्देश्य क्या बताता है? तो ऐसा बताता है कि डेवलपमेंट का उद्देश्य है कुल मिलाकर देश के सामान्य व्यक्ति के रहन सहन स्तर में वृद्धि करना। अब ये रहन सहन स्तर कब बढ़ता है और कब घटता है उसको कैसा बताता और समझाता है? ये कहता है कि एक व्यक्ति के लिए उपभोग के लिए कितनी वस्तुओं और सेवाएं उपलब्ध है उससे रहन सहन का स्तर तय होता है। ज्यादा वस्तुओं और सेवाएं उपलब्ध है तो उसका रहन सहन का स्तर ऊंचा माना जाएगा, कम है उसके पास में तो रहन सहन का स्तर नीचा माना जाएगा। मान लीजिए इस परिभाषा को सुन करके कोई व्यक्ति सुबह से सायंकाल तक खूब खाना शुरू कर देता है, ओवर ईटिंग करता है, ओवर कंजम्पशन करता है, उसके कारण से वो बीमार हो जाएगा। बीमार हो जाने के बाद में डॉक्टर की सेवा और डॉक्टर की दवा भी उसकी वस्तुओं की संख्या में जुड़ जाएगी। तो वर्तमान परिभाषा के हिसाब से उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा माना जाएगा। इसकी तुलना में एक दूसरा व्यक्ति सादा जीवन जीता है, जरूरत पड़ने पर ही चीजों का उपभोग करता है, तो उसके पास में उपभोग करने की वस्तुएं और सेवाएं कम उपलब्ध है और अभागा बीमार नहीं पड़ता, इसलिए डॉक्टर की सेवा और दवा भी नहीं आती है। तो वर्तमान परिभाषा ये कहती है पहले व्यक्ति की तुलना में दूसरे व्यक्ति का रहन सहन का दर्जा नीचा है। इसके कारण से सारी दुनिया भर में होड़ कंज्यूमरिज्म की लग गई, समस्याएं खड़ी हो रही ना। अमेरिका का पर कैपिटा कंजम्पशन सबसे ज्यादा है, इसलिए टेंशन है, वहां डिप्रेशन है, रात को नींद नहीं आती, ओबेसिटी की समस्या है। और इस प्रकार से कंज्यूमरिज्म की होड़ लगेगी तो देश और दुनिया के पास में इतने संसाधन कहाँ हैं? तो यह अव्यावहारिक दृष्टि है, ऐसा ठेंगड़ी जी बताया करते हैं। तीसरी बात उन्होंने कहा जब उपभोग की लालसा बढ़ जाएगी और उपभोग और इच्छाएं बढ़ाने के लिए विज्ञापनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाएगा तो उसके कारण से उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। और उत्पादन बढ़ाने के लिए दुनिया के तथाकथित संपन्न देशों में दो काम किए जा रहे हैं। पहला काम प्राकृतिक संसाधनों का बेरहमी से शोषण, यही हो रहा है ना। कोरोना संकट का कारण क्या बना? पर्यावरण नष्ट हो गया, प्रदूषण फैल गया। आपने ग्रोथ मॉडल को समझाया ही ऐसा है कि आपको ज्यादा वस्तुएं एक्सट्रैक्ट करनी है, प्रकृति से प्राप्त करना है, तो प्राकृतिक संसाधनों का मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन करो, वो हो रहा है। तो ये ज्यादा उत्पादन करने के लिए किया जा रहा है। ज्यादा उत्पादन करने के लिए दूसरा काम किया जा रहा है, बड़े बड़े कारखानों, बड़े बड़े उत्पादन तंत्रों का निर्माण। बड़े कारखाने, बड़े उत्पादन तंत्र किनको कहा जाता है?
जहां एनर्जी का प्रयोग ज्यादा होता है और ऑटोमेटिक मशीनों का ज्यादा प्रयोग होता है, मनुष्यों का कम प्रयोग होता है। इससे दुनिया भर में समस्या क्या खड़ी हो रही है? एनर्जी क्राइसिस आ गया, एनर्जी का संकट आ गया, ऊर्जा संकट आ गया, जिसको भुगत रहे हैं, सारी दुनिया भुगत रही है। और दूसरा, मनुष्यों का कम, मशीनों का ज्यादा प्रयोग करने के कारण से बेरोजगारी आ गई, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ गई। और ये एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम केवल हमारे देश में नहीं है, सारी दुनिया के देशों में। अमेरिका भी एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम से जूझ रहा है, इसीलिए तो वीजा पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा ना, भारत के लोगों को नहीं आने दे रहा, बाकी दुनिया के देशों को नहीं आने दे रहा। और इसलिए उन्होंने समझाया ये तीसरी बात भी इस विकास मॉडल की दोषपूर्ण। और चौथी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, पश्चिम का विकास मॉडल अन्य बातें समान मानता है। इकोनॉमिक्स में एक अजम्पशन है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, उसको सेटेरस पेरिबस बोला जाता है। अन्य बातें समान किसको माना? सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय जीवन मूल्य, इनको वेरिएबल नहीं माना, इनको स्थिर मान लिया। परिवर्तनशील किनको माना? कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी का निवेश और ग्रोथ रेट। हमको यह समझा दिया गया कि तुम जितना ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करोगे, तुम्हारा ग्रोथ रेट उतना ही तेजी से बढ़ेगा। ये कोरिलेशन बैठा दिया। हाँ, हमारे तमाम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ने, तमाम इकोनॉमिस्ट, तमाम पॉलिसी बनाने वाले, तमाम राजनेता इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि देश में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़े जिससे कि ग्रोथ रेट तेजी से हो सके। अब कैपिटल की तो हमारे जैसे देश में कमी है। तुम पूंजीवादी देशों ने कहा कि तुम ग्लोबलाइजेशन कर दो, ये रेस्ट्रिक्शन तुमने डाल रखे, रेस्ट्रिक्शन हटा दो, हम आ जाएंगे ना। तो एमएनसी प्रवेश कर गए, वर्ल्ड बैंक आ गया, आईएमएफ आ गया, और ग्लोबलाइजेशन के बाद से डब्ल्यूटीओ आ गया। और दुनिया के देशों में जाकर हम ये अपील करते हैं कि हमारा बड़ा बाजार है, आओ हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। तो ये दुनिया के देशों का बड़ी मात्रा में उधार हम पर चढ़ गया और इसलिए डेट ट्रैप में फंस गए। तो इस प्रकार से ठेंगड़ी जी समझाया करते थे, हमको पहला काम करना पड़ेगा इस वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल की मृग मरीचिका से बाहर आना। कुछ दे रहा है क्या? ये कुछ नहीं दे रहा। और ये बात ठेंगड़ी जी या हम लोग ही नहीं बोल रहे हैं, दुनिया के भी अच्छे विचारक बोल रहे हैं। 1990 से एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित होना शुरू किया है। उन्होंने भी एक नए तरह से डेवलपमेंट को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से बताने की कोशिश की। उसमें 3 चीजें दी है उन्होंने। तो 1996 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये स्वीकार करती है कि इस विकास के मॉडल ने क्या दिया दुनिया को। तो उसने कहा कि इसने जॉबलेस ग्रोथ दी, रोजगार विहीन विकास दिया। विकास तो हुआ, ग्रोथ रेट तो बढ़ी, पर रोजगार नहीं बढ़ा। हमारे अपने देश में भी आज के 5-7 साल पहले हमारा ग्रोथ रेट तो 7%, 7.5% तक हो गया था, पर रोजगार तो नहीं बढ़ा। देश में बेरोजगारी तो बढ़ गई। और ये दुनिया भर की कहानी है। तो वो कह रहा है ये रोजगार विकास दे रहा है, रोजगार विहीन विकास दे रहा है। और फिर उन्होंने कहा ये निष्ठुर विकास है, ये जड़हीन विकास है, ये मूक विकास है, जड़ों से काट देता है, लोगों को उजाड़ देता है, और वो अपना दुख दर्द भी व्यक्त नहीं कर पाते, अभी आवाज भी नहीं कर पाते, करते हैं तो लाठी गोली का शिकार होना पड़ता है। तो ये विकास जड़हीन है, मूक विकास है, निष्ठुर विकास है। और अंतिम बात जो बहुत महत्व की इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने कह दिया, ये भविष्यहीन विकास, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सवाल खड़ा हुआ। विकास का ये रास्ता टिकाऊ रास्ता नहीं है, लंबा चलने वाला रास्ता नहीं है, सस्टेन करने वाला रास्ता नहीं। इसमें मैंने एक बात और जोड़ दी, ये संस्कारहीन विकास है। और ये सभी बोल रहे हैं। मेक्सिको के एक बहुत बड़े विद्वान हैं
इवन इलिच, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है द डेवलपमेंट मिथ। उस डेवलपमेंट मिथ में उन्होंने ये कहा है, मैक्सिको के अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि इस विकास के इस मॉडल ने क्या काम किया। विकास के इस मॉडल ने हमारे पारंपरिक कौशल और कौम के स्वाभिमान को समाप्त कर दिया। देखिए शब्द प्रयोग कर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं प्रकृति को का नाश हुआ है इस विकास से, और फिर बेरोजगारी और राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ़ा है, ऐसा वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। और ठेंगड़े जी ने भी अपने इस संपूर्ण उसमें से बताया कि इस विकास ने हमारा कितना नुकसान किया है। तो उन्होंने भी 5-7 इस विकास के, पश्चिमी विकास की जबरदस्त कमियों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा एक तो अनिर्बंध भोगवाद बढ़ गया, यानी अनरेस्ट्रिक्टेड कंज्यूमरिज्म बढ़ गया। फिर उन्होंने कहा विश्व भर में पर्यावरण नष्ट हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। फिर उन्होंने कहा इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बढ़ गई है। ये एक ही देश में एक इलाके और दूसरे इलाके के बीच में भी इनइक्वालिटी हो गई, रीजनल इनइक्वालिटी। व्यक्तियों के बीच में विषमता बढ़ गई है, पर्सनल इनइक्वालिटी बढ़ गई। और दुनिया के हिसाब से विचार करेंगे, दुनिया के कुछ देश और दुनिया के अधिकांश देश, उनके बीच में विषमता का गैप बढ़ गया। अमेरिका में स्वयं जबरदस्त इनइक्वालिटी है, जो अपने आप को ग्रोथ मॉडल का सिरमौर कहता है। अमेरिका में 1% लोगों के पास 40% रिसोर्सेज है, और उनकी जीडीपी पर के 64% हिस्से पर 1% लोगों का कब्जा है। तो उसका परिणाम हम लोगों ने देखा कि 2008 में अमेरिका ऐसी सामान्य जनता, और वो धरना देकर के बैठ गई कि भाई क्या बनेगा हमारा, ये सारे विकास के मॉडल से हमारा तो कुछ विचार नहीं किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने कहा ये विषम। हमारे अपने देश में भी देखेंगे, पीछे आंकड़े आए थे, हमारे देश में 10% सबसे निचले पायदान वाले परिवार और 10% सबसे ऊंचे पायदान वाले परिवार, उनकी धन संपत्ति और आय में 90 लाख गुना अंतर है। तो इस विकास के मॉडल से हम क्या लेंगे? तो विषमता बढ़ गई, फिर बेरोजगारी बढ़ रही है। रोज ही देखते हैं सरकारें बेरोजगारी की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने की बजाय बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। तो ठेंगड़े जी कहा करते थे ये बेरोजगारी भत्ता स्थायी समाधान नहीं है। बेरोजगारी भत्ता देने के बजाय सरकारें और नीतियां ये विचार करें ये बेरोजगारी ही क्यों आती है, तो बेरोजगारी नहीं आनी चाहिए। इसलिए स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी हम लोगों को। और फिर गरीबी बढ़ रही है हमारे अपने देश में भी, आज भी 20-25% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। फिर मानसिक तनाव बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, परिवार व्यवस्था और कम्युनिटी लाइफ ये टूट रही है। ऐसा ठेंगड़ी जी हमको समझाया करते थे। इसलिए मैं बहुत विस्तार में न जाते हुए, इसलिए ठेंगड़ी जी ये कहते थे आज ये आवश्यक है हम तीसरे मार्ग के बारे में सोचें। और तीसरे मार्ग के बारे में सोचने का मतलब है भारतीय कल्पना का, भारतीय जीवन मूल्यों का, भारतीय दृष्टि का विकास के बारे में सोचें। इसके बारे में हम सोचते हैं तो कुछ 5-7 मुख्य बातें ध्यान में आती है। एक तो विकास का कॉन्सेप्ट ही बदलना पड़ेगा, नया कॉन्सेप्चुअलाइज करना पड़ेगा। जब आप तीसरे मार्ग की बात करते हैं तो संकल्पना भी बदलनी पड़ती है, कॉन्सेप्ट भी बदलना पड़ता है। इकोनॉमिक्स में कभी प्रोग्रेस शब्द का प्रयोग करते थे, फिर ग्रोथ का, फिर डेवलपमेंट का, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट का, फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ का, परंतु सब लोग ये स्वीकार कर रहे हैं आधे अधूरे शब्द है। तो मैं ठेंगड़ी जी जैसे लोगों से सीख करके मैं आजकल शब्द प्रयोग कर रहा हूं सुमंगलम, द कॉन्सेप्ट ऑफ सुमंगलम। और विकास ही कहना हो तो मंगल विकास,
और ठेंगड़ी जी के शब्दों में कहना हो तो शुभ विकास ऐसा हम कह सकते हैं, या अपने शब्दों में कहना हो तो हम परम वैभव कह सकते हैं, कि कोई उसको सर्वोदय कहता है। नाम कुछ भी अलग अलग प्रकार से होंगे, कुल मिलाकर के हमको भारतीय दृष्टि से संकल्पना लाना पड़ेगा। केंद्रीय दिशा क्या रहेगी, उसका सेंट्रल डायरेक्शन भारतीय दृष्टि के विकास का क्या रहेगा। तो ठेंगड़ी जी बहुत बार करते, ठेंगड़ी जी के बहुत सारे साहित्य में हमको बार बार ये सुनने को मिलेगा कि भाई हमारे यहाँ तो हमारे मनीषी बहुत पहले से दे गए ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम विकास का ऐसा मॉडल लाएंगे जो सबको सुखी करे, एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी नहीं, एक फ्रेगमेंट ऑफ द सोसाइटी नहीं, कुछ चंद लोगों का सुख नहीं करेगा, संपूर्ण जनता को सुख दे सके, ऐसा एक मॉडल हम लाएंगे। और उसके लिए आजकल की भाषा में मैंने शब्द प्रयोग किया है, अपने पड़ोस में एक छोटा सा देश है भूटान, भूटान के 4th किंग में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट दिया। वहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स से संपूर्ण गणना हो रही है, विस्तार का विषय है, मैं लंबा नहीं जाऊंगा, पर उनके ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट देने के कई वर्षों पहले से हम लोग ग्रॉस सोशल हैप्पीनेस की बात कह रहे हैं। समग्र सामाजिक सुख, संपूर्ण समाज का सुख किसमें से मिल सकता है। और सुख को भी ठेंगड़ी जी बार बार कहते थे, हमको तात्कालिक सुख नहीं चाहिए, टेम्परेरी सुख नहीं चाहिए, क्षणिक सुख नहीं चाहिए। उन्होंने शब्द प्रयोग का अखंड सुख, चिरंतन सुख, स्थायी सुख, संपूर्ण सुख, ऐसा सुख की जो भारतीय अवधारणा है वैसा सुख लाना के बात करना पड़े। आएगा कैसे? तो 5 बातें मुख्य रूप से करनी पड़ेगी। पहली बात, सबको रोटी, रोटी यहां प्रतीकात्मक शब्द है, इसका अर्थ है देश के प्रत्येक व्यक्ति की जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी देने वाला विकास चाहिए। आज तो नहीं है, हमारे देश में नहीं, दुनिया में भी नहीं है। और दीनदयाल जी ने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में बताया था, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ऐसा बताया था उन्होंने। तो ये हमको इंश्योर करना पड़ेगा हमारे इस विकास मॉडल के द्वारा देश में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी दे पा रहे कि नहीं दे। आज का विकास मॉडल नहीं दे, भारत में नहीं दे पा रहा, दुनिया के किसी देश में नहीं दे पा रहा। वहां पर भी संख्या कम होगी, परंतु ऐसी अच्छी संख्या में लोग हैं जिनकी जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हो रही। तो पहला काम ये करना पड़े। दूसरा काम, सबको स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल। अब कह सकते हैं साहब ये तो सरकारें वर्षों से हेल्थ फॉर ऑल का नारा लगा रही है, पर ठेंगड़ी जी हमको समझाया करते थे हेल्थ का कॉन्सेप्ट ही पूरी तौर से नहीं समझा है। 3 प्रकार का स्वास्थ्य होता है। एक फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य, शरीर मेरा स्वस्थ रहना चाहिए, थोड़ी बहुत मात्रा में इस पर विचार किया है, पर शरीर का स्वस्थ रहना पर्याप्त नहीं है। ठेंगड़ी जी समझाया करते थे उतना ही अधिक महत्वपूर्ण हमारा मेंटल हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य है। अरे मन भी तो प्रसन्न रहना चाहिए ना, आनंदित रहना चाहिए ना, प्रफुल्लित रहना चाहिए ना। मन में अगर तनाव रहा, मन अगर उदासीन हो गया, मन अगर डिप्रेशन का शिकार हो गया, तो फिर देश का विकास हुआ ऐसा नहीं माना जाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आजकल हम देखते हैं ना कि शरीर ठीक ठाक है, परंतु शरीर ठीक ठाक होने के बाद में आहार की आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद में भी वो फांसी के फंदे पर झूल रहा। क्यों? अनेक कारण जो उनके नोट मिले हैं मृत्यु के समय के, तो अनेकों के। सब परिवार में कलह होता था, हमारी पत्नी का और माँ बाप का आपस में वेवलेंथ नहीं मिलता था, तो परिवार से स्नेह नहीं मिल रहा, आत्मीयता नहीं मिल रही, तो आदमी उदासीन हो गया ना। तो केवल शरीर का स्वास्थ्य पर्याप्त नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य भी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। और तीसरा,
जो महत्वपूर्ण है, केवल भारतीय मनीषा ने ही दुनिया के सामने रखा है, वो है भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ। आपकी भावना ही दोषपूर्ण है तो आपके द्वारा व्यवहार भी गलत होगा ना, फिर रेप होगा ना, फिर घोटाले होंगे ना, फिर कालाबाजारी होगी ना, फिर चोरी होगी ना, फिर डकैती होगा ना, आतंकवाद आएगा ना, क्योंकि भावना दूषित है। तो हमारे यहाँ स्वास्थ्य की कल्पना करते समय तीनों प्रकार के स्वास्थ्य का विचार किया। तो ये जो भारतीय दृष्टि से विकास का रास्ता अख्तियार करेंगे, उसमें तीनों प्रकार का स्वास्थ्य, इसकी चिंता करेंगे। फिर हेल्थ सिस्टम भी कैसा रहे, तो हमारे यहाँ हेल्थ सिस्टम के बारे में भी दो प्रकार की बात कही जाती है। एक प्रिवेंटिव हेल्थ सिस्टम है, निरोधात्मक स्वास्थ्य प्रणाली, और एक क्यूरेटिव, उपचारात्मक है। हमारे यहाँ जोर पहले वाले पर दिया है, आपका आहार विहार व्यवहार ठीक रहना चाहिए, संतुलित रहना चाहिए, तो आप बीमार ही ना पड़ो। आजकल कोरोना के संकट में बहुत सारी गाइडलाइंस आ रही है ना, आयुष मंत्रालय से भी आ रही है, अनेक साधु संतों के माध्यम से भी आ रही है, अनेक डाइटिशियन से भी आ रही है। कोरोना से बचने का एक उपाय इम्यूनिटी बढ़ाना है, और इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? खान पान से बढ़ेगी। तो आहार ठीक रहना चाहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज योग प्राणायाम करना पड़ेगा ना, व्यवहार भी ठीक रहना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो बहुत पहले से कहा आहार विहार व्यवहार, और आहार के बारे में तो हमारे शास्त्रों में इतनी चीजें उपलब्ध है, क्या प्रातः काल खाना, क्या दोपहर को खाना, क्या सायंकाल खाना, हर समय पर एक जैसा मेन्यू नहीं चल सकता। बच्चों को क्या देना, जवानों को क्या देना, बूढ़ों को क्या देना, सबकी थाली में एक जैसा नहीं जाना चाहिए। महिलाएं अगर गर्भवती है तो उनको क्या देना और क्या नहीं देना, और हमारे यहाँ विस्तार से बताया गया कौन से पदार्थ के साथ कौन से पदार्थ का संयोग है, उसको सुयोग सुमेल वाला भोजन कहते हैं, और किस पदार्थ के साथ कौन सा पदार्थ नहीं लेना चाहिए, विस्तार से है। पर आजकल इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। तो इस प्रिवेंटिव हेल्थ सिस्टम के बारे में बहुत विस्तार के साथ देश के लोगों को विचार करना पड़ेगा। कम खर्च में देश की उन्नति हो सकती है, कम खर्च में लोगों का स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं। छोटी सी बातों का ध्यान में रख करके हम स्वस्थ जीवन का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद भी बीमार पड़ जाए तो फिर क्यूरेटिव हेल्थ सिस्टम है, उपचारात्मक है। उपचार में भी आजकल क्या हो गया, केवल और केवल एलोपैथी पर जोर, पर केवल एलोपैथी के द्वारा भारत में तो संभव है ही, पर दुनिया के भी किसी देश में सबको स्वास्थ्य प्रदान नहीं कर सकता, तो पैसे वालों के लिए तो केवल एलोपैथी नहीं चलेगी। एलोपैथी भी आवश्यक है, पर एलोपैथी के साथ आयुर्वेद भी जोड़ी, प्राकृतिक चिकित्सा भी जोड़ी, योग प्राणायाम भी जोड़ी, होम्योपैथी भी जोड़ी, तो होलिस्टिक हेल्थ सिस्टम लाना पड़ेगा, तब जाकर के ये संपूर्ण स्वास्थ्य। और तीसरी बात है, सबको संस्कारक्षम समाजोपयोगी शिक्षा के समान अवसर। मैंने शिक्षा के समान अवसर की बात कही है, समान शिक्षा की बात नहीं की। आज इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, जिनके माँ बाप की जेब में पैसा नहीं, उस बच्चे का और बच्ची की प्रतिभा का विकास क्यों नहीं होना चाहिए? समाज की जिम्मेवारी है ना, व्यवस्था की जिम्मेवारी है ना। हर एक को समान अवसर शिक्षा और प्रतिभा के विकास के लिए मिलना चाहिए। तो संपूर्ण शिक्षा की संरचना को बदलना पड़ेगा। फिर मैंने संस्कार क्षम शिक्षा की, वैल्यू सिस्टम आना चाहिए ना, जीवन मूल्य आना चाहिए, ईमानदारी और प्रामाणिकता का व्यवहार आना चाहिए शिक्षा में, देश प्रेम आना चाहिए ना, कालाबाजी और भ्रष्टाचारी से धन कमाने से लोगों को निवृत्त करने का भाव जगना चाहिए ना उसमें से। तो संस्कार जगाने वाली शिक्षा चाहिए। और फिर कहा समाज उपयोगी, जो हमारे समाज के लिए यूजफुल है, उस प्रकार की शिक्षा देना चाहिए। आजकल हमारे शिक्षा के पाठ्यक्रम में बहुत सारे ऐसे विषय पढ़ाते हैं जिसका हमारे देश की समस्याओं से, हमारे देश के वातावरण से कोई लेना देना नहीं। तो इसको भी बदलना पड़ेगा। अपनी प्रकृति प्रवृत्ति संस्कृति आशा आकांक्षा आवश्यकता, हमारे साधन संपदा और हमारी समस्याओं के संदर्भ को लेकर शिक्षा के पाठ्यक्रम बनने चाहिए, शिक्षा की नीति तय होनी चाहिए।
वो थोड़ी बहुत मात्रा में बदल करने का प्रयत्न प्रारंभ हुआ। तो ऐसा शिक्षा के बारे। और चौथी बात सर्वाधिक महत्व की, ठेंगड़े जी हमको बताते थे, सबको रोजगार मिले। भाई वर्तमान के ग्रोथ मॉडल में तो रोजगार नहीं मिल रहा। जैसा मैंने पहले कहा कि ये तो बेरोजगारी बढ़ा रहा है। क्यों नहीं मिल रहा, इसके बारे में विचार करेंगे तो हमने स्ट्रेटेजी गलत बना। हम लोग किस स्ट्रेटेजी पर चल रहे हैं, पश्चिम की नकल करके, इसको बोलते हैं ग्रोथ लेड एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी। हमको ये समझा दिया गया, बता के ग्रोथ होने दो पहले भाई, विकास होने दो, विकास होने दो तो अपने आप रोजगार बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक्स में ट्रिकल डाउन थ्योरी पढ़ाते हैं कि ग्रोथ होगी तो वो रिस रिस करके नीचे के आदमी तक पहुंच जाएगी, पर वो पहुंची तो नहीं, अंत्योदय तो नहीं हुआ। गरीब आदमी तो और गरीब होता चला जा रहा है। वो जो कुछ विकास हुआ, ग्रोथ हुआ, उसको बड़े लोग ही हड़प जाते हैं, बाकी लोग तो नहीं पहुंचा। ये अनुभव कह रहा है हमारा। 1950 से लेकर आज तक की तमाम विकास योजनाओं का मूल्यांकन करेंगे तो ट्रिकल डाउन थ्योरी फेल हो गई, इसलिए स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। ठेंगड़े जी कहते थे हमको एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी लाना पड़ेगा। पहले रोजगार का विकास करो भाई। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हो, कोई भी उद्योग लगाते हो, कोई भी काम धंधा प्रारंभ करते हो, तो पहले विचार करो इस काम धंधे से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो ग्रोथ तो अपने आप हो जाने वाली है। सेंट्रलाइजेशन भी नहीं होगा, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाने लगा। इस स्ट्रेटेजी को बदलने पर, इसलिए वो कहते थे मास प्रोडक्शन की बजाय हमको प्रोडक्शन बाय दी मासेस पर जोर देना। और इसीलिए ठेंगड़ी जी 3 शब्दों का प्रयोग साधारण तौर से किया करते थे। हमको स्वदेशी, स्वावलंबी, विकेंद्रित अर्थ चाहिए। तीनों जुड़ा हुआ मामला, ये त्रिभुज है, ये ट्रायंगल है। स्वदेशी, स्वावलंबी है, उन्होंने शब्द प्रयोग स्वावलंबन किया है, सेल्फ रिलायंस। इसको ज्यादा समझना पड़ेगा, आजकल के एटमोस्फेयर में कहीं आत्मनिर्भर शब्द प्रयोग नहीं किया, उन्होंने स्वावलंबन शब्द प्रयोग किया। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर का तो अर्थ होता है सेल्फ सफिशिएंट, वो कोई दुनिया की इकोनॉमी नहीं हो सकती। इसलिए हमको संपूर्ण स्ट्रक्चर को बदलना पड़ेगा, ऐसा ठेंगड़ी जी हमको समझाया करते थे। और स्ट्रक्चर को बदलने के लिए हमको बड़े उद्योग, छोटे उद्योग, शिल्पकार और सेवा क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर और कर्मचारी, इन सब के बीच में योग, सुयोग, तालमेल बैठाना पड़ेगा। इनमें लड़ाई झगड़ा ना हो। इसलिए ठेंगड़ी जी ने तो उद्योग परिवार की कल्पना दी थी ना, और ठेंगड़ी जी ने तो बीएमएस को नारा दिया था ना, देश के लिए करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम। ये तो नहीं ठेंगड़ी जी ने नारा दिया चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी। अंतर आया ना, देश का विचार किया ना, राष्ट्र का विचार किया ना, समाज का विचार किया ना। तो इस प्रकार से ठेंगड़ी जी ने विकास के बारे में विचार करते समय ये कहा हमको कि देखिए हम कुल मिलाकर के ये जो तीसरा विकल्प है ये भारतीय विकल्प है। और भारतीय विकल्प यानी अपनी मनीषा के, हमारे शास्त्रों में हमारे मनीषियों ने जो कुछ भी कहते आए उसी का रूपांतरण है, उसी रूप में लेना पड़ेगा। पर यहाँ एक खतरे की तरफ ठेंगड़ी जी ने हमारा इशारा किया था। हमको पुरातन पंथी नहीं होना है, ऐसा नहीं करना कि आज के 5000 साल पहले आजकल का 2000 साल था एज इट इज वैसी रचना दी, ऐसा अंधा अनुकरण उचित नहीं है। आज के समय के समस्याएं अलग है, आजकल के समय के रिसोर्स एंडोमेंट्स अलग है, आजकल के स्किल्स अलग है, आजकल की जानकारियां अलग है। तो उन्होंने कहा हमको अपने अतीत की भी नकल नहीं करना है, उसको युगानुकूल बना करके ग्रहण करना पड़ा। और दुनिया के देशों से कुछ सीखना कि नहीं सीखना, उन्होंने कहा इसकी भी मना नहीं है। हम क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं बनना चाहते, परंतु हम दुनिया के देशों से हमारी इकोनॉमी का एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं करना चाहते दुनिया के संपन्न देश हमारे संसाधनों का और हमारा मैन पावर का शोषण कर ले जाए। ऐसा हम व्यवस्था, परस्पर निर्भर व्यवस्था हम चाहते हैं।
हम भी दुनिया को देंगे, दुनिया से कुछ लेंगे भी, पर दुनिया को लेते समय ठेंगड़ी जी कहा करते थे उसको देशानुकूल बनाकर ग्रहण करना। टेक्निक और टेक्नोलॉजी के बारे में यही ध्यान रखना। टेक्नोलॉजी को लेकर के बड़ा भरमाया गया है हमको ये कह दिया गया है ये तुम तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से पिछड़े हुए देश हो, तुम हमारी टेक्निक और टेक्नोलॉजी लो। ये टेक्निक और टेक्नोलॉजी का अंधानुकरण करना भी नुकसान करता है, ऐसा ठेंगड़ी जी कहा करते थे। और ठेंगड़ी जी ने इसलिए अल्फ्रेड टाफलर को कोट किया। उन्होंने अपने फ्यूचर शॉक नाम की किताब में कहा कि टेक्निक और टेक्नोलॉजी पर सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था जो देश नहीं करेगा वो घातक स्थिति में पहुंच जाएगा, विनाश की स्थिति में पहुंच जाएगा। वो देश का और समाज का भला करने के बजाय देश का नुकसान करेगा। उसी सूत्र को पकड़ करके ठेंगड़ी जी ने कहा था एक लोकपाल जैसी व्यवस्था हमको करनी चाहिए जो टेक्निक पर निगरानी रखे, उसको अनियंत्रित न छोड़ दे। ऐसा ठेंगड़ी जी ने हमको समझाने का प्रयत्न किया। अंत में ठेंगड़ी जी के वाक्य को मैं कोट करके उन्होंने हमारे सामने संकल्पना क्या रखी थी, संकल्प हमको क्या दिया था, क्या करना है। ठेंगड़ी जी ने इतनी सब बातें इतने सटीक ढंग से कही। वो कहते हैं ठेंगड़ी जी और बीएमएस को एड्रेस करते हुए कहा, इसलिए मैं बीएस के सामने बोल रहा हूँ। वो कहते हैं हम राष्ट्र को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण का, गरीबों की गरीबी दूर करने वाले, रोने वाले लोगों का आंसू पहुंचने का और अंत्योदय का मतलब देश के छोटे से छोटे और गरीब से गरीब व्यक्ति के उत्कर्ष सिद्ध करने का जो प्रमुख साधन है, उस साधन के रूप में भारतीय मजदूर संघ रहेगा। भारतीय मजदूर संघ यानी संपूर्ण भारत के लोग रहेंगे, भारत की मनीषा रहेगी, संपूर्ण भारत की जनता रहेगी, ऐसा उन्होंने कहा था। पर वो भारतीय मजदूर संघ को एड्रेस कर रहे थे, तो भारतीय मजदूर संघ के लोगों को तो कम से कम आज ठेंगड़ी जी के संकल्प का स्मरण करना चाहिए। और फिर उसने कहा व्यवहार चतुर लोग हैं जो राजनीति में जो कुछ बनना चाहते हैं बन जाए, आप आएंगे और जाएंगे, परंतु वो कहते हैं हमें तो परम वैभव सिद्ध करना है। उनका 1925 में ही जो उद्देश्य घोषित कर दिया था, तो उसने कहा हम तो राष्ट्र के परम वैभव के लिए काम कर रहे हैं और वो हम करके ही रहेंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस ठेंगड़ी जी ने व्यक्त किया था। वो शायद ठेंगड़ी जी का कॉन्फिडेंस हमको देने के लिए आने वाली पीढ़ी जो ठेंगड़ी जी को मानते हैं, ठेंगड़ी जी को समझना चाहते हैं, ठेंगड़ी जी का अनुसरण करना चाहते हैं, ऐसे हम सब लोगों के लिए उनका ये संदेश है, उस संदेश को हम समझें। ऐसा एक संक्षेप में ठेंगड़ी जी की दृष्टि और ठेंगड़ी जी की समझ के हिसाब से विकास को कैसा देखना चाहिए, कैसा समझना चाहिए, ऐसा कुछ बताने का मैंने प्रयत्न किया है। मुझे यहाँ बुलाया, इससे भारतीय मजदूर संघ के सब पदाधिकारियों का हृदय के अंतःस्थल से मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अब समय है, अगर अनुमति देंगे तो प्रश्नोत्तर का समय धन्यवाद डॉक्टर साहब। मुझे लगता है अभी हम थोड़ा प्रश्नोत्तर भी रखेंगे। श्रीमान ब्रजेश उपाध्याय जी, आप इसको शुरू करिए। वो भी एक अच्छा क्लिष्ट और गूढ़ विषय, बहुत ही सरल सभी को समझ में आ जाए ऐसी भाषा में। अनुपम जी बंद करिए, माइक बंद करिए, थोड़ा माइक सेट बंद करिए अनुपम जी। अभी आप सब 10 मिनट का समय अपने पास है, कोई जिज्ञासा है तो सुझाव नहीं देना है किसी ने, और अपनी ग्रीवांस नहीं रखनी है। जो विषय डॉक्टर साहब ने रखा है इसके संदर्भ में कोई स्पष्ट नहीं हुआ मन में, ऐसी बात रखिए बस। अपना सुझाव नहीं जोड़ना, भूमिका लंबी लंबी नहीं रखना, सीधे स्पष्ट और एकदम तुरंत अपने जिज्ञासा की बात रखिए। शुरू कर सकते हैं गणेश मिश्रा। गणेश मिश्रा। हाँ नमस्कार, मेरा प्रश्न ये है कि ये जो विकास की संकल्पना है ये जमीन पर कैसे लागू होगी और इस देश की सरकार इसको एक्सेप्ट कैसे करेगी, उसके लिए हमको क्या करना होगा? 3 बातें ठेंगड़ी जी कहा करते थे।
पहली बात तो मन से और प्रामाणिकता से ये स्वीकार करना, इस पश्चिमी विकास मॉडल के जंजाल से हमको निकलना है। और उदाहरण दिया करता है, मान लीजिए आप किसी बीमारी के लिए किसी डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, बीमारी घटने के बाद बीमारी बढ़ रही है, तो पहला काम तो समझदार व्यक्ति ने ये करना है, उस डॉक्टर का इलाज बंद करना। लोग सवाल ये खड़ा कर देते, ऑल्टरनेट आपके पास क्या, उसकी क्या गारंटी? अरे ये जो आप इलाज करवा रहे हैं वो तो गलत है ना। तो पहला काम इस पश्चिमी विकास की संकल्पना से, मन बुद्धि से और व्यावहारिक रूप से बाहर आना। अब हम क्या कर सकते हैं? तो 2-3 बातें कर सकते हैं, करना चाहिए, ऐसा ठेंगड़ी जी कहा करते थे। पहला, स्ट्रक्चरल चेंज करना पड़ेगा, आपको संरचना का बदलाव करना पड़ेगा। ग्राम संकुल आधारित विकेंद्रित अर्थ रचना बनाना पड़ेगा। हुआ क्या, दुर्भाग्य से आजादी के बाद से लेकर अब तक ग्राम तो पिछड़ते गए और सब शहरों में इकट्ठा होते गए, तो शहरों की समस्याएं भी उलझती गई और ग्राम खाली होने के कारण से ग्राम का शिल्प नष्ट हो गया, ग्राम की खेती नष्ट हो गया। तो इसलिए ठेंगड़ी जी ने सुझाव दिया था 15-20 गांवों का एक समूह बनाना, और समूह को मोर और लेस सेल्फ रिलायंट बनाना। वहां का रॉ मेटेरियल वहीं पर प्रोसेसिंग होगा, वहीं के लोगों को वहीं काम मिलेगा। तो ये दूसरा काम करना। तीसरा काम, प्रोडक्शन प्रोसेस को बदलना पड़ेगा, उत्पादन की प्रक्रिया को बदलना पड़ेगा। आजकल की उत्पादन की प्रक्रिया अनइकोनॉमिकल प्रोडक्शन प्रोसेस है। रॉ मेटेरियल जब जहां से चलता है और फाइनल प्रोडक्ट बनता है, उसके बीच में काफी क्षरण हो जाता है, काफी वेस्टेज हो जाता है। तो आपको हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमिकल प्रोडक्शन प्रोसेस था, रॉ मेटेरियल चला और फाइनल प्रोडक्ट बना और फिर कंज्यूमर के हाथ में पहुंचा, उसमें मिनिमम गैप था, तो उससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचती थी, ये जो पैकेजिंग का खर्चा वो बचता था, विज्ञापन पर अनावश्यक किए जाने वाला खर्चा और भरमाने वाला वो बचा। ये प्रोडक्शन प्रोसेस बदलना दूसरा काम करना पड़ेगा। और तीसरी बात, वो लाइफस्टाइल बदलने की बात कहते थे, कंजम्पशन पैटर्न बदलने की बात कहते थे। सीमित, संयमित, सदाचारी उपभोग शैली और जीवन शैली अपनाना पड़ेगा। जीवन शैली बदली है ना, ये कोरोना संकट आया, संकट जीवन शैली का संकट खड़ा हो गया ना। हम उसी जीवन शैली पर, उतने ही कंजम्पशन पैटर्न पर चल करके देश का और दुनिया का भला नहीं कर सकते। ऐसा ठेंगड़ी जी इसके संबंध में कहा करते। और भी बहुत सारी विस्तार की बातें हैं और समय की सीमा के कारण से मैं नहीं नमस्ते डॉक्टर साहब। दत्तोपंत कहते थे कि पश्चिमीकरण माने आधुनिकीकरण नहीं है, तो ये पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण के जरा संकल्पना हमें स्पष्ट कराइए। धन्यवाद। ठेंगड़ी जी का पूरा भाषण ही है, और उस यहाँ दिल्ली में ही उनका भाषण हुआ था, मैं उस भाषण में उपस्थित था, और हमारे रज्जू भैया का भाषण हुआ छोटा, और उसके बाद में ठेंगड़ी जी का लंबा भाषण हुआ। उसी को फिर एक पुस्तिका के रूप में परिभाषित किया। 2 बातें संक्षेप में कहूंगा मैं इस समय पर। उन्होंने कहा आधुनिकीकरण का मतलब नकल नहीं है, न हमारी पुरातन की नकल है, न विदेश की नकल है। आधुनिकीकरण का मतलब है वर्तमान की समस्याओं को एड्रेस करने वाला विवेक आना चाहिए, वर्तमान की समस्याओं के समाधान करने वाली संरचना बननी चाहिए, वर्तमान की समस्याओं से रास्ता निकालने वाला तौर तरीका आना चाहिए। इसको आधुनिकीकरण कहते हैं। ये आधुनिकीकरण, ये आधुनिक दृष्टि केवल पश्चिम की देन नहीं है, हम तो हमेशा ही लेटेस्ट रहे हैं। अगर ये 200-250 सालों का कालखंड छोड़ दें तो हम तो हमेशा नई नई चीजों को प्रस्तुत करते रहे, ग्रहण करते रहे, अपने लोगों को बताते रहे, दुनिया को बताते रहे। तो पश्चिमीकरण की नकल किए बिना भी लेटेस्ट आधुनिक बन सकते हैं, ऐसा वो आधुनिक समझाते थे। और पश्चिमीकरण के बारे में तो मैंने विस्तार से आपको बताया ये कि वो जो देखिए पश्चिम की परिस्थिति अलग है,
वहाँ की प्रकृति अलग है, वहाँ के रिसोर्स एंडोमेंट्स अलग है। और पश्चिम के यूरोप के जो छोटे छोटे देश हैं, हमारे प्रांतों से भी छोटे छोटे देश हैं, हमारी इतनी विविधता वाले देश कहाँ हैं? वहां तो कुछ देशों में या तो सर्दी सर्दी पड़ती है और अफ्रीकन देशों में गर्मी गर्मी पड़ती है। हमारी जैसी 6 ऋतुएं कहाँ हैं? हमारी जैसी जलवायु कहाँ है? हमारी जैसी मिट्टी के भिन्न भिन्न प्रकार कहाँ हैं? हमारी जैसी बायोडाइवर्सिटी क्या है? इसलिए हम पश्चिम की शहरी संस्कृति की नकल न करके भारतीय दृष्टि से चलने का विचार करें तो वो पश्चिम के बिना आधुनिकीकरण कर सकेंगे। केसी मिश्रा जी, कौन है? केसी जी कुछ हाथ उठा रहे थे। केसी जी के बाद में अनुपम जी। नहीं, किसी जी ने ऑफ कर लिया। ठीक है, अनुपम जी। उपेंद्र कुमार है बाद में। हाँ, उपेंद्र कुमार बाद में। अनुपम जी उसके बाद उपेंद्र जी, फिर लास्ट है उपेंद्र जी, लास्ट जी अनुपम जी। भाई साहब सादर नमस्कार 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 नमस्कार। मानी ठेंगड़ी जी एक बेस ऑफ ऑपरेशन की बात करते थे, पुस्तकों में भी पढ़ने के लिए ऐसे मिलता है, और अपने संघ को भी इतने वर्ष हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे सैद्धांतिक विषय हम लोग भी सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन उसका व्यवहारिक रूप कोई ऐसा जो इम्प्लीमेंट होने के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा कोई मॉडल, आर्थिक मॉडल व्यवहार जगत में हम कुछ करें जिसको कि लोग एडॉप्ट कर सके, तो ऐसे कोई सत्य आधारित कोई विषय जिसकी ओर आकर्षण भारत का ही नहीं अन्य देशों का भी हो सके, जिनको हम मिथिकल बात कहते हैं, तो उसका व्यवहार रूप हम कुछ कर पाए हैं या करने वाले हैं, तो ऐसा कोई मॉडल के रूप में चिंतन ठेंगड़ी जी विषय रखते समय बार बार एक सावधानी भी बताते थे हमको, हम कोई ब्लूप्रिंट बनाने नहीं चले हैं। हमको ब्लूप्रिंट नहीं, आगे वाली पीढ़ी बनाएगी ना जिसके सामने काम, हम तो एक ब्रॉड गाइडलाइंस प्रस्तुत करेंगे और उनके लिए स्कोप छोड़ेंगे। उनको अपनी परिस्थिति और समय के अनुसार उसमें जो कुछ बदल करना हो उस बदल करने की स्वतंत्रता देना चाहिए। हम माइंडसेट को बंद नहीं करना चाहते ऐसा, इसलिए वो वाद शब्द पर ऐतराज करते थे। आप सब लोगों को ध्यान में होगा, वाद तो बंद पुस्तक के समान है, और इसलिए दीनदयाल जी का जब एकात्म मानववाद चला तो फिर दीनदयाल जी से चर्चा करके हम लोगों ने भी सबने फिर उसको एकात्म मानव दर्शन कहना प्रारंभ किया। तो एक ब्लूप्रिंट नहीं दिया जाएगा। आप कह रहे व्यावहारिक, सारा ही व्यावहारिक है। ये 2 शब्द हमको भरमाने के लिए पश्चिम ने चला दिया। आपका व्यावहारिक काम है, आप तो सैद्धांतिक बोलते हो, आप तो कल्पना लोक के आदमी हो, आप तो ऊंची ऊंची आदर्श की बातें कर रहे हैं, तो आदर्श की बातें नहीं करना चाहिए क्या? तो एक तो कहते हैं कि आपका यह संपूर्ण विचार प्रैक्टिकल नहीं है, और दूसरा हमको भरमाने के लिए अनसाइंटिफिक है। ये 2 ऐसे शब्द प्रयोग हमारे दिमाग में डाल दिए गए, जब कभी भी भारतीय विचार की आलोचना करना हो अव्यावहारिक कैसे कह दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी जो चल रही है, इस सब गई गुजरी अवस्था में भी वो जिन विचारों को ठेंगड़ी जी प्रस्तुत किया करते उन्हीं के आधार पर चल रहे हैं। बड़े कारखानों के आधार पर आज भी अपने देश की अर्थव्यवस्था नहीं चल रही। बड़े कारखानों का एम्प्लॉयमेंट में बहुत छोटा सा हिस्सा है। बड़े कारखानों का जीडीपी में हिस्सा है, परंतु बड़े कारखानों की तुलना में जो एमएसएमई सेक्टर है हमारा, उसका एम्प्लॉयमेंट में मेजर हिस्सा है, एक्सपोर्ट में भी उनका हिस्सा है, बड़े कारखानों को बनाकर भी वो दे रहे हैं। पर दुर्भाग्य हमारा ये है, इस एमएसएमई सेक्टर को, जिसको ठेंगड़ी जी स्वरोजगार क्षेत्र कहते हैं, अपना रोजगार खुद करते हैं ना, सरकार पर डिपेंडेंट नहीं है ना। और ठेंगड़ी जी और भी बात करते थे, भारतीय अर्थव्यवस्था को आवश्यकता से अधिक सरकार पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। वो तो कहते थे सरकार से तो हमारी प्रार्थना है, कृपा करके हमारे काम में हस्तक्षेप मत करो। सरकार रोड़ा ज्यादा अटकाती है,
सरकार ने फैसिलिटेटर का काम करना है, सरकार ने कंट्रोलर का काम नहीं करना, समाज करेगा ना, तभी तो एक स्वाभिमानी स्वावलंबी अर्थव्यवस्था खड़ी होगी। तो हम लोगों ने शब्द प्रयोग कैसा डाल दिया, ये तथाकथित नए पढ़े लिखे लोगों ने, उसमें मैं भी शामिल हूँ, कि एमएसएमई सेक्टर को हमने क्या कहा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर है। यानी बड़े उद्योग ऑर्गेनाइज है और ये अनऑर्गेनाइज है, ये इनफॉर्मल है। इसकी तरफ न सरकार ध्यान देती है न जनता ध्यान देती है। इसे संपूर्ण चिंतन पर नए सिरे से विचार करना पड़ेगा और बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन अपने आप पर व्यावहारिक लेवल पर हो रहा है। अब शायद एक प्रश्न और ले सकेंगे ना? हाँ जी, उपेंद्र कुमार उपेंद्र जी, उपेंद्र जी, जी सर, बोलिए। आवाज आ रही है सर? नमस्कार। आ रही है। संतोष कुमार स्क्रीन शेयरिंग मत करिए, संतोष कुमार पोस्टर स्क्रीन शेयरिंग बंद करिए। 1925 में वैभव शब्द है, परम वैभव को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते सर। परम वैभव शब्द, परम वैभव का जो दीनदयाल जी ने वैसे तो अपनी प्रार्थना में ही है, अभ्युदय निश्रेयस जी, और धर्म का आधार लेकर हम वैभव करेंगे। इन तीन शब्दों की व्याख्या ठेंगड़ी जी के अनेक व्याख्यानों में हुआ है। उन्होंने कहा केवल भौतिक समृद्धि नहीं चाहिए, भौतिक उन्नति नहीं चाहिए, भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी चाहिए। अध्यात्म और भौतिकता को जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक देश का समाज का भला नहीं होने वाला। तो इसलिए हम लोग अभ्युदय की भी बात कही, निश्रेयस की भी बात कही, जिसके लिए हमारी मनीषा में, परंपरा में परा और अपरा ऐसे दो शब्द आते हैं। परा विद्या और अपरा विद्या दोनों चाहिए। तो ये पहली बात ये कही। और फिर दीनदयाल जी को कहा, विधाय से धर्म से संरक्षणम परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम। कंडीशन क्या है? ये जो परम वैभव लेंगे धर्म के आधार पर लेंगे। अब धर्म के आधार पर लेंगे को लेकर बहुत गलत फहमी पैदा की। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थों की कल्पना ने, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ और काम को हमने डिनाई नहीं किया है, अर्निंग भी करना और कंजम्पशन भी करना, पर उसमें शर्त क्या लगी, धर्म मार्ग से होना चाहिए। धर्म का गलत ट्रांसलेशन कर दिया लोगों ने, रिलीजन कर दिया। धर्म का गलत ट्रांसलेशन मजहब कर दिया। धर्म का अर्थ पूजा पद्धति कहीं नहीं है हमारे यहाँ। धर्म ध्री धातु से बना है और ध्री धातु के 3 अर्थ है, टू अपहोल्ड, टू सस्टेन, टू नरिश। धारण, रक्षण, पोषण, वे मर्यादाएं, वो जीवन व्यवहार, वे कायदे कानून, वे नैतिक आचरण के मानदंड जिनके कारण से व्यक्ति का, परिवार का, देश का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का और सृष्टि का धारण, रक्षण, पोषण होता है। इसमें कहाँ पूजा पद्धति आ गई? तो ऐसा एक धर्म की जो हमारी व्यापक अवधारणा, उसको मान करके अर्थ और काम, अर्निंग और कंजम्पशन चलेगा तो परम वैभव आएगा। उसमें से उसमें भौतिक उन्नति भी आएगी और वो भी 2 मॉडल मैं कई बार रखा करता हूँ ना। भौतिक उन्नति तो लंका में सर्वाधिक थी, कि लंका राम क्यों छोड़कर आए, कि जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरियासी, क्यों कहा राम ने? इतना जबरदस्त सोना था। आज के इकोनॉमी का ग्रोथ मॉडल के हिसाब से संपन्न देश था, पर हमको लंका वाला आर्थिक मॉडल नहीं चाहिए, हमको अयोध्या वाला आर्थिक मॉडल चाहिए। तो इस प्रकार से परम वैभव को ठेंगड़ी जी समझाया। जी धन्यवाद, जी धन्यवाद। ब्रजेश जी, ब्रजेश जी, ठीक है। हाँ जी, जी जी। अभी हम सब लोगों ने डॉक्टर की जो बोधन सुना है, एक पुस्तक है डॉक्टर साहब की इसी विषय पर, सुमंगलम, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। आप सभी इसके बाद 5 भाषाओं में है। हाँ ब्रजेश जी, मुझे 1 मिनट कंक्लूड करने के लिए देंगे क्या?
दे कंक्लूड करिए सर, आप करिए, डॉक्टर साहब आप करिए, आप डॉक्टर साहब बजरंग लाल जी कंक्लूड करने के बाद में ब्रजेश मैं सत्यनारायण जी से विनती करता हूँ, तो ज्यादा वो गाढ़ हो सके। बंद हो गया। नहीं अभी डॉक्टर साहब सचिन नहीं बजरंग लाल जी कंक्लूड करेंगे, बाद में सत्यनारायण जी। ये जो जी हमारे यहाँ की परम वैभव की सचिन जी थोड़ा रुकिए, सचिन जी प्लीज वेट, डॉक्टर बजरंग लाल जी पूरा कंक्लूजन करने के बाद करिए। यस जी बजरंग लाल जी कंटिन्यू करिए। डॉक्टर साहब। या अंत्योदय केंद्रित विकास की अवधारणा जिसको हम सब कुछ कहें, वो 5 तत्वों के समन्वय से बनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। 5 E's कहा है मैंने, एथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी, एनर्जी एंड एम्प्लॉयमेंट। ये 5 चीजों का ठीक प्रकार से इंटीग्रेशन, समन्वय कर लिया तो इसमें से जो विकास का मॉडल खड़ा होगा वो समग्र होगा, संतुलित होगा, धारण क्षम होगा, दीर्घकालीन होगा, सर्वमंगलकारी होगा। ये पहली बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, इस प्रकार से ठेंगड़ी जी और हमारे अनेक विचारकों ने, भारतीय विचारकों ने जो कुछ कहा है, वास्तव में तो सबने लगभग एक ही बात अलग अलग शब्दों में कहा। चाहे अरविंद ले लें, चाहे विवेकानंद ने ले लें, चाहे गांधी जी ले लें, चाहे डॉक्टर V.K.R.V. राव ले लें, चाहे प्रोफेसर J.K. मेहता ले लें, ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने घूम फिर करके इसी प्रकार के विचारों का बहुत सारे नाम है इस प्रकार के में से। श्रीमन नारायण अग्रवाल की गांधी प्लान है, डॉक्टर V.K.R.V. राव तो हमारे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के हेड रहे, उनके बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है वैल्यूज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पर उनको पीछे छोड़ दिया गया। तो कुल मिलाकर के इस रास्ते पर चलेंगे तो ये कैसा बदल आएगा, 3 प्रकार की चीजें इससे आएंगी। पहली बात, पोषणक्षम अर्थतंत्र बनेगा, नरिशिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ऐसी अर्थव्यवस्था बनेगी जिसमें सबका पोषण होगा, ये पोषणक्षम अर्थतंत्र बनेगा। दूसरा, इस रास्ते पर चलने पर धारण क्षम टेक्नोलॉजी आएगी, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी आएगी। आज की टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल नहीं है, वो तो विनाशकारी है, वो तो टिकेगी कि नहीं टिकेगी, इसलिए सस्टेनेबल धारण क्षम टेक्नोलॉजी आएगी। और तीसरी बात, संस्कार क्षम समाज तंत्र बनेगा, सोशल सेटअप कैसा बनेगा, कल्चर्ड बनेगा। तो संस्कार, टेक्नोलॉजी और पोषण, ये तीनों प्रकार के एक स्ट्रक्चरल चेंज अगर आएगा, इस रास्ते पर चले, तो फिर निश्चित रूप से ये सर्वमंगलकारी, सर्वहितकारी होगा। ऐसा मुझे कंक्लूड करने के लिए 1 मिनट में अपनी बात कहनी थी। धन्यवाद। अब अध्यक्ष महोदय या बाकी लोग अपनी बात कह सकते। सभी को नमस्कार। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य के दिन है कि इस विषय पर अभी मोस्ट ऑथेंटिक रूप से बोलने वाले डॉक्टर बजरंग लाल जी हमारे बीच में है। अभी इतना छोटी सी समय पर ये कार्यक्रम करना नहीं था, लेकिन समय की कुछ दबाव में हमने किया है। आपके सुमंगलम किताब सब लोग पढ़ना है, पढ़ने के बाद एक बार बजरंग लाल जी के साथ बैठना है। तो हमको थोड़ा इसका, हम निचले ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले धरातल में क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी है। इसमें एक पॉलिसी लाइन भी हमारे मन में आते तो बिल्कुल बहुत समाज परिवर्तन में हमारा योगदान दे सकते। इसलिए सुमंगलम ये किताब सब लोग पढ़ना है, शायद हिंदी में भी है, 5 भाषा ठीक, पढ़ना है। पढ़ने के बाद एक बार विस्तारित रूप से, शायद एक दिन बैठने तो अच्छा होगा, उतना बैठ सकते हमारे एपेक्स टीम जितने लोग बैठ सके, ऐसा करने की प्रयास हम करना है। आपने बहुत विषय आज आपने हमारे सम्मुख रखा दे, हर मुद्दे के ऊपर गहराई में चर्चा होना चाहिए। आपने ये
कोरोना के संदर्भ में पूरे विश्व में एक विचार में परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए उसमें भारतीय विचार उसमें कैसे ला सकते, ये भी हमारा एक सोच होना चाहिए। इसलिए एक बार जल्दी ऐसा पढ़ने के बाद एक बार बैठने की अवसर भी हमको मिलना, आपका समय भी हमको देना है, इतना अपेक्षा आपके सामने रखते आपका आदेश मानेंगे। समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण जी की और डॉक्टर बजरंग लाल जी को। एक अत्यंत कठिन विषय के बारे में हमने चर्चा कर रहे थे। जब ये सोच रहे थे इस विषय के बारे में, हमारे मन में आ रहा था इसको कैसे लोग रिसीव करेंगे, क्योंकि इसलिए खास करके क्या सब्जेक्ट रखना है। तब हमने सोचा कि दत्तोपंत का दृष्टि में क्या था, वही विषय मुझे लगता है आज अच्छा आया है। मैं अभी चार्ट्स देख रहा था, चार्ट्स में जगदीश्वर राव जी बंद करिए, जगदीश्वर राव आप म्यूट करिए। तो जब अभी तक चार्ट में जितने लोग सप्रे किया है, सभी लोगों ने एक तरह की सभी अप्रिसिएशन किया है, बहुत आभार व्यक्त किया है। इसी तरह का मैं इसमें फेसबुक में भी लाइव में भी प्रश्न देख रहा था।